ओके, सो हमने जो डिस्कस किया था, क्या था उसमें, जस्ट हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर स्टार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा एंड इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा डिटेल्ड में आज हम देखेंगे। हमने सबसे पहले देखा था कॉसेल लुईस अप्रोच। ओके, तो कॉसेल लुईस अप्रोच में क्या था? ओके, सो जो कॉसेल थे वो क्या बोल रहे थे? उन्होंने बोला कि भाई जो एक है से अल्कली मेटल वाला ग्रुप, तो वो लोग का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन दे दो, और जैसे कि हेलोजन ग्रुप है उनका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन ले लो, और वो लोग जो हमारे नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, उनसे अलग बिहेवियर है, ऐसा बोला था। तो हाँ, पता है अलग बिहेवियर है, लेकिन अब वो उनके जैसा बिहेवियर, उनके जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स अटेंड करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और वो जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए या तो वो लोग इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, एंड लास्टली दे विल कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ओके, ये किसने बोला था? कॉसेल ने बोला था। देन लुईस ने क्या बोला था? तो लुईस ने जनरली पहले तो कर्नल की बात की थी, पॉजिटिव कर्नल। ओके, सो जो हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली शेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली शेल, और से वैलेंस शेल बोल दो डायरेक्टली। वैलेंस शेल मतलब लास्ट वाली, और उसमें भी जहां लास्ट वाली मतलब से n इज इक्वल्स टू 3 ले लिया मैंने, तो n इज इक्वल्स टू 3 में से 3s2 भी उसमें आ गई और 3p भी उसमें आ गई। ओके, सो पूरी 3s और 3p जितनी भी है वो सारी की सारी लास्ट वाली हो गई। बट अगर मैं बोलूं वैलेंस शेल की जगह वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, तो सपोज मैंने बोला कि सल्फर, तो सल्फर में सपोज आ गया है 3p समथिंग। ओके, जितना भी आए 3p, तो 3p आ गया है। दैट मीन्स के अब हमारी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वो कौन सा है, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि s में कितना है और p में कितना है, कंबाइंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो दैट वी हैव सीन। तो वो कर्नल हमने बात की थी, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों पॉजिटिवली चार्ज होता है? क्योंकि कर्नल का मीनिंग ही हमने निकाला था, दैट इज न्यूक्लियस एंड द इनर इलेक्ट्रॉन्स, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, उनकी बात हमने की। देन उन्होंने बोला था, किसने? लुईस ने 1916 में दोनों ने मिलके इंडिविजुअली बोल रहे थे और वे एक कंक्लूजन पे पहुंच गए। तो कॉसेल वाला हमने डिस्कस किया। लुईस ने क्या बोला कि जो भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो एक क्यूब होगा, क्यूब, और क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे वो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। मतलब अगर उसने बोला कि क्यूब के सारे कॉर्नर्स अगर फील्ड हो गए हैं इलेक्ट्रॉन से, देन वो स्टेबल है। ओके, तो वैसे इनडायरेक्टली बोला, तो क्यूब के सारे कॉर्नर्स फील्ड कब होंगे? जब 8 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होंगे तब। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो दे आर नॉट स्टेबल। ओके, तो इनडायरेक्टली दोनों ने बात कौन सी की थी? ऑक्टेट की ही की थी, ऑक्टेट कंप्लीट करने की बात की थी। और फिर लास्ट में हमने फटाफट देखा था, जो थोड़ा ही छोटा सा टॉपिक था, दैट इज ऑक्टेट रूल। सो उसमें क्या है? वेदर यू आर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स और यू आर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लूज करो, गेन करो और ऑक्टेट कंप्लीट करो, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड बनता है जिससे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, दैट इज नोन एज व्हाट से ऑक्टेट रूल। ओके, देन अभी हमें आज जो देखना है, अगेन वेरी सिंपल टॉपिक, एंड इफ यू रिमेंबर, याद ही होगा, बहुत सिंपल है। सो ये ऑलरेडी हमने 10th में पढ़ लिया है, देन ऑल्सो हमारे सिलेबस में है, तो हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ओके, सो से बात करते हैं क्लोरीन की। Cl2 की बात करते हैं, Cl2। ओके, सो सबसे पहले तो Cl की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, करेक्ट। ओके, ये क्लोरीन का आ गया। अब एक क्लोरीन सपोज हमने यहाँ पे ले लिया है। लुईस स्ट्रक्चर हमने लास्ट में कल देखा था। लुईस स्ट्रक्चर मतलब कि जहाँ पे हम उसको डॉट रख देते हैं। सो उसको डॉट कितने रखने पड़ेंगे? अभी इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? चलो तुम लोग बताओ। वैलेंस, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 7 है, डोंट से 5। ओके, 7 क्यों? क्योंकि वैलेंस शेल कौन सी है? ये पूरी की पूरी 3, n इज इक्वल्स टू 3 पूरी वैलेंस शेल है, तो उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7।
सो 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। नाउ 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे इकट्ठा करें, तो से हमने रख दिया है से 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देन अगेन दूसरा भी क्लोरीन है, सो दूसरे क्लोरीन के लिए भी हमने लिख दिया से 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। नाउ 7 इसके भी हो गए, 7 उसके भी हो गए। अब ये क्या करेंगे, ना इलेक्ट्रॉन लेंगे ना इलेक्ट्रॉन देंगे, बट दे विल शेयर द इलेक्ट्रॉन, मतलब जब जिसको जरूरत है वो इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा। जैसे कि तुम सपोज कोई दो फ्रेंड ने मिलके एक बुक परचेज कर ली, ओके, कोई एक बुक परचेज कर ली, से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक परचेज कर ली, तो हमेशा हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का थोड़ी पढ़ते रहेंगे, बेसिक तो हमें एनसीईआरटी और वो सब पढ़ना है, उसके बाद वो चीज आती है। तो स्टार्टिंग के लेवल पे उन्होंने सोचा कि चलो हम पैसे इकट्ठा करके एक बुक ले लेते हैं एंड देन वी विल रीड, ओके। तो वो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ले एक वीक तू रख, फिर दूसरे वीक तू रख, जो जितना पढ़े वो उसका ओके शेयरिंग हाफ हाफ पैसे किए हैं, दैट्स इट, ओके। देन अब क्या हुआ, तो मतलब जिसको जरूरत है वो यूज कर रहा है, फिर मतलब एक वीक इसका खत्म हुआ तो दूसरा यूज करेगा, मतलब पर्टिकुलरली फॉर पर्टिकुलर टाइम एक बंदे के पास एनसीईआरटी भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी एक रेफरेंस बुक है, तो उसके पास सब कुछ है। हाँ, उसके पास जब सब कुछ है तब वो दूसरा लैग कर रहा है, बट हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में दे विल शेयर, मतलब कि कोई एक टाइम होगा जब ये 7 है तो Na+ से लेगा, हम ना नहीं बोल रहे हैं, Na+ से ये ले लेगा तो NaCl बन जाएगा। लेकिन ऐसा भी केस होगा कि वो दूसरे क्लोरीन के पास अभी उसको लेना नहीं है, सिर्फ शेयर करना है, ओके, तो वो क्या करेगा से सो ये इलेक्ट्रॉन को उसने ले लिया से दिस इलेक्ट्रॉन्स इट विल ऑक्यूपाई, तो कितने हो गए 7 and 1 8, देन ओके। वैसे ही ये क्लोरीन के कितने हैं 7 है, अब पर्टिकुलर टाइम पे ये भी ले लेगा, तो इसके भी कितने हो गए से 7 and 1 that is 8, डन, ओके। अब ये दोनों ने जो इलेक्ट्रॉन, देखो हमेशा बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये हमने क्लास 10 में भी थोड़ा बहुत देखा था, इतना ज्यादा डीप नहीं था, लेकिन हमने स्ट्रक्चर बनाए थे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 4th चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बनाए थे, तो उसमें भी हमने यही सारी बातें की थी। तो एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और आगे जाके हम बॉन्ड को तोड़ेंगे भी, जैसे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि भाई से आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ओके। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या, आयन बनने के लिए जो एंथैल्पी देनी पड़ती है वो, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, ओके, इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा तब वो आयन बनेगा। वैसे ही क्लोरीन है, और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, Cl2 है, अकेला Cl नहीं, Cl2 है, ओके। तो अब उनके बीच में हमें तोड़ना है, ओके, बॉन्ड तोड़ना है, और फिर वो अकेले Cl को हम यूज करेंगे, एक को H के साथ यूज किया तो HCl, इसको Na के साथ यूज किया तो NaCl बन गया, लाइक दैट। बट उनको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए हम एनर्जी दे रहे हैं, तो याद रखना जब भी बॉन्ड टूटता है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और जब भी बॉन्ड बनना है तब भी 2 इलेक्ट्रॉन का यूज होता है, मतलब बॉन्ड बने या बॉन्ड टूटे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें मतलब मिलेंगे, ओके। मतलब एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड, ये एक बॉन्ड बना सपोज, तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए हैं, अंडरस्टूड, ओके। ये हमारा पहला पॉइंट था, और इन्होंने एक दूसरे का शेयरिंग किया है, सो ये जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना है इसी को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्यों उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, सबसे पहले तो को मतलब क्या, एक दूसरे के साथ, कोऑपरेटिव नहीं बोलते हम, सब कोई साथ में मिलके चल रहा है, ओके। कोऑपरेटिव, कोलिनियर, ओके, सारे कितने सारे कोएक्सियल, ओके, कितने सारे को वाले वर्ड हमारे पास है। तो को मतलब क्या, साथ में, जरूरी नहीं है 2 लोग, लेकिन हम यहाँ पे 2 की बात कर रहे हैं, ओके। ज्यादा लोगों के लिए भी को वर्ड यूज होता है, तो को वर्ड मतलब दे आर शेयरिंग समथिंग, ओके। कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव हाउसेस, ओके,
कोऑपरेटिव, अमूल है तो कोऑपरेटिव डेयरी है वो, ओके। इट इज नॉट कोई एक पर्सन की ओनर की नहीं है अमूल कंपनी, ओके। वो कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव मतलब बहुत सारे सपोज फार्मर्स इकट्ठा हुए एंड देन दे हैव स्टार्टेड द कंपनी लाइक दैट, ओके। सो को मतलब क्या, इकट्ठा, शेयरिंग कर रहे हैं, तो शेयरिंग कर रहे हैं। नाउ बॉन्ड तो समझ में आ जाता है कि भाई बॉन्ड बन रहा है तो उसको बॉन्ड बोलेंगे, लेकिन वैलेंट भी आया है। वैलेंट मतलब क्या, वैलेंट मतलब इसके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन, ये कोवैलेंट बॉन्ड जो बना उसके लिए कौन से इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, ओके। तो क्या ये रिस्पॉन्सिबल है ये बॉन्ड बनने के लिए? नहीं है रिस्पॉन्सिबल, ना ये भी रिस्पॉन्सिबल है ना ये भी रिस्पॉन्सिबल है। ओनली एंड ओनली जो वैलेंस शेल है, those electrons are responsible to make bond, okay, that's why उसको ये कौन से है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बन, ये समझने के लिए है, ओके, सब कुछ कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो है उस वही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग के लिए। देखो ये कोई भी बॉन्डिंग के लिए, हाँ, जैसे कि वो हमारा आयनिक बॉन्ड था उसमें भी जो N+1 हम लिख देंगे Na+1, तो वो भी +1 कौन सा होगा, ऑब्वियसली जो आउटर शेल में होगा, वैलेंस शेल में होगा उसी का होगा, अंदर वाले थोड़ी ऐसे घुमा देंगे, ओके। सो समझ में आया कोवैलेंट बॉन्ड नाम क्यों दिया। सो दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये था हमारा क्लोरीन का कोवैलेंट बॉन्ड। उसी के जैसे आज हमें दूसरा देखना है, दैट इज से H2O, ओके। सो H2O की बात करें तो सबसे पहले से H की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो H की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s1, दैट्स इट, ओके। देन O की लिखते हैं, तो O की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, ये 1 है ये 8 है, 1s2 2s2 एंड 2p4, 8 करना है ना, तो 2 2 4 8 हो गया। सो ये हमारा ऑक्सीजन है। अब होता क्या है इन लोगों में कि मेरे पास यहाँ पर सपोज ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो उसके पास, ओके, तो ऑक्सीजन है तो उसके पास कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं, 6। N इज इक्वल टू 2 वैलेंस है तो 4 and 2 दैट इज 6, तो मुझे 6 ड्रॉ कर देने पड़ेंगे। सो से मैं ड्रॉ कर देता हूं 6 से 1 2 3 4 5 और से 6, ऐसे ही कर दिए हैं मैंने, ओके 6। एंड देन हाइड्रोजन है तो यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन बनाया और उसके कितने हैं 1, और यहाँ पर दूसरा एक हाइड्रोजन बनाया उसके भी कितने हैं 1। तो होगा क्या कि हाइड्रोजन को तो हीलियम जैसा बनना है, ओके, तो वो हीलियम जैसा बनने के लिए क्या करेगा, हाँ यस, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। सो ये ऑक्सीजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये उसने शेयर कर लिया, ओके। वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन का जो ये इलेक्ट्रॉन है उसने ये शेयर कर लिया। इसको मैं थोड़ा अलग से ड्रॉ करूँ, करेक्ट, ओके। सो जो दूसरा है वो सपोज यहाँ पर, ओके, तो दोनों ने शेयर कर लिया। तो इसने हीलियम जैसा बनना था तो बन गए, 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए। ऑक्सीजन को कितने करने थे, 8, ओके। तो ऑक्सीजन को 8 करने थे तो 6 तो थे ही, और एक्स्ट्रा में ये 7 और ये 8, तो टोटल ऑक्सीजन के कितने हो गए हैं से 8। सो दैट इज, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, डन। तो इसीलिए हम जब H2O दिखाते हैं तो हम कैसे दिखाते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन, ऐसे क्यों दिखाते हो, बोलो, हाँ आगे आएगा, एक ही बॉन्ड है इसमें, नहीं वो समझ में, अच्छा चलो आगे VSEPR हमें थियरम पढ़ना ही है, ओके। सो सिर्फ इंट्रो देता हूँ, उसमें क्या है जनरली ये जो
क्योंकि डिटेल में हमें जाना ही है आगे। सो जनरली यहाँ क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन इकट्ठा हुए हैं ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, नेचुरली ऐसे बन जाते हैं। लेकिन इतने ही क्यों बनते हैं? ओके, सो इनके बीच में नेचुरली एंगल कितना बनता है, सबके बीच में अलग होता है। हाँ, अभी जैसे हाइड्रोजन किसी और के साथ, से ऑक्सीजन है, अभी हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, एमोनिया है, तो एमोनिया के साथ जरूरी नहीं है कि, जरूरी नहीं, होता ही नहीं है, किसी का भी सेम होता ही नहीं है। ओके, भले ही नंबर सेम हो, मतलब जैसे कि तुमने H2O लिया है, ओके, तो वैसे ही तुमसे H2 और से दूसरा कुछ ले लो, ओके, कोई भी गैस ले लो, बट ऐसा नहीं है कि वो सेम दिस वे वो कनेक्ट करेगा। इट इज नेचुरली अकॉर्डिंग टू द देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसकी वजह से ये स्ट्रक्चर मिलता है। हमारे चैप्टर का नाम ही है कोवैलेंट बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो वो ज्यादा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आएगा, तो हम तब भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो ये दोनों के बीच का जो एंगल है, ओके, नहीं 120 नहीं, ओके, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 109 डिग्री एंड 28 सेकेंड। ओके, नई बुक में इसको 109.5 डिग्री बता दिया है, सेकंड वाला केस नहीं रखा है, नहीं तो पहले से ये चलता आ रहा है, डिग्री एंड सेकंड हम प्रिसाइज बोलते थे। ओके, अदरवाइज 30 सेकंड पे 0.5 डिग्री हो जाएगा 30 सेकंड पे, लेकिन रफली हमने ले लिया है, तो अब जो दिया हुआ है वही हम याद रखेंगे। ओके, तो 109.5 डिग्री। ओके, ये है, ये हमें याद रखना है, एक्चुअली ये चैप्टर में ही है, आगे भी आएगा, तो ये डिग्री अभी से ही याद रख लो कि H2O है, H2O का मॉलिक्यूल है, तो उनके बीच में जो 2 H है और O है, मतलब HOH, इसको क्या बोला जाएगा, HOH के बीच का एंगल। सो HOH के बीच का एंगल है 109.5 डिग्री। नाउ होता क्या है अगेन कि ये मेरा ऑक्सीजन है, देन यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब जो दो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे शेप में होते हैं। ओके, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है यहाँ पर, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपल्जन करेंगे। तो हाँ, सो इलेक्ट्रॉन ऐसे है, मतलब ऐसे है, ओके, तो वो रिपल्जन कर रहे हैं, तो एक्चुअली अट्रैक्ट ना होके क्या रिपल्जन कर रहे हैं, तो ऐसे हो जा रहे हैं, खुल जा रहे हैं। ओके, तो ये लोग एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, तो एक्चुअल में वो कैसा बन गया, अभी ये भूल जाओ, अब एक्चुअल में कैसा हो जाएगा, से ऐसा केस हो गया। ओके, तो वो लोग ने एक दूसरे को रिपेल कर दिया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, दे आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर, तो दोनों ही सेम चार्जेस पे हैं सारे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दे विल रिपेल ईच अदर। अब रिपेल कर दिया तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन है भाई, यहाँ पर भी ये भी तो इलेक्ट्रॉन से ही बना हुआ है, ये जो बॉन्ड है ये भी तो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, ये बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि ये लोग ने रिपल्जन किया और धक्का लगाया, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन नीचे मूव किए। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जो है बॉन्ड बने हुए ऑलरेडी कोवैलेंट बॉन्ड, उनको धक्का मार देते हैं। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, ऐसे था, ओके, ऊपर ऐसे था और नीचे ऐसे है। ओके, समझो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। तो अब हो क्या जाता है, सपोज ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पर सपोज ऐसे बैलेंस लोन पेयर आ गई है, तो इलेक्ट्रॉन, ये बीच का एंगल जो है वो 109.5 डिग्री ना रहकर ये होना चाहिए, लेकिन होता है 104.5 डिग्री। ओके, ये वैल्यू भी तुम्हें याद रखनी है कि कितना होना चाहिए और कितना है एक्चुअल में। सो होना चाहिए 109.5 डिग्री, बट ड्यू टू द रिपल्जन ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अकेले लोन पेयर्स, क्यों? क्योंकि उनके साथ कोई है नहीं,
तो लोन पेयर है, वापस कितने पेयर में है, मतलब ये कितने पेयर है, यहाँ पे कितने लोन पेयर है, 2 है, डोंट से 4, इलेक्ट्रॉन 4 है, लेकिन पेयर कितनी है, 2। ओके, सो पेयर 2 है और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। तो उनकी रिपल्शन की वजह से डिग्री होना चाहिए था, मतलब HOH का एंगल होना चाहिए था 109.5 डिग्री, बट होता कितना है, 104.5 डिग्री। ये एक मार्क में बहुत बार पूछा जाता है, अगेन इन बोर्ड ऑल्सो एंड नीट और जो हमारी JEE है उसमें भी। ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। सो कार्बन के लिए लिखेंगे हम, देखो हमने 2 डिस्कस किए हैं, क्लोरीन एंड से H2O वाटर। ओके, नाउ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2p2। और क्लोरीन के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। डन। ओके, अब हम इनके लिए भी लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये है हाँ सिलेबस में, हम ऐसे नहीं कि देख रहे हैं ऐसे ही देख रहे हैं, ये सिलेबस में है, तुम्हें बनाने के लिए दिया जाएगा। कई एग्जांपल्स मैं बुक में से ले रहा हूँ और कई जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एग्जांपल्स में डायरेक्टली तुम्हें यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ओके, सो तुम्हें पता चल जाए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बुक में दिया है वही पूछेंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम शोइंग टू यू। सो सी, अब सी के साथ सबसे पहले सी की कितनी है, सी की कितनी है भाई, सी के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 4, एक और 2 और 2 4, तो से यहाँ पर 1 2 3 और 4। तो अब क्लोरीन, तो क्लोरीन मैंने यहाँ ले लिया क्लोरीन, और क्लोरीन के कितने हैं, 7 है, करेक्ट। सो कलर अलग कर देते हैं, और सो से हाँ चलो, सो से 1 2 3 4 5 6 7 क्लोरीन। ओके, देन अगेन यहाँ पर भी से क्लोरीन, यहाँ पर भी से क्लोरीन एंड यहाँ पर भी से क्लोरीन। तो कैसे होगा, से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब क्या कैसे बॉन्ड बना रहे हैं ये लोग, हाँ, सो से सेम CH4 दिया, हाँ वेरी गुड, मैं बोलने ही वाला था। तो दिस ओके, तो देखो क्लोरीन के कितने होने चाहिए थे, ऑक्टेट 8, मतलब ऑक्टेट मतलब 8 कंप्लीट होने चाहिए थे, तो 7 और ये 8। वैसे ही यहाँ पर भी क्लोरीन के 7 और ये 8, यहाँ पर भी क्लोरीन के 7 और कार्बन का 8, और यहाँ पर भी 7 एंड 1 8, और कार्बन के 8 होने चाहिए। देखो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो देखो 1 2 3 4 तो आ गई थी। अब उसने बॉन्डिंग की है, कोवैलेंट बॉन्डिंग, तो उसके भी होने चाहिए 8, तो उसके भी 8 हो जाएंगे। ओके, सो से ओके, तो हो गए 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे नीट एंड क्लीन तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा, तब 1 मार्क मिलेगा। ओके, अच्छे से जूमिंग कल का टेस्ट का वो तुमने स्पेलिंग गलत किया है, अनिलियम उसमें, तो वो स्पेलिंग वही इम्पोर्टेंट है, उसमें स्पेलिंग ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वैसे तो तुम याद रख लोगे कि भाई 0 मतलब 0 है तो नील, 1 है तो वैसे 1 और वो सब। ओके, बट स्पेलिंग इम्पोर्टेंट है उसमें। ओके, तो अच्छे से याद रखना वो क्या हो गया, हाँ, तो ये हमारा हो गया है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो अगर बॉन्ड ये डॉट स्ट्रक्चर था और बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखाना हो तो से यहाँ पर है कार्बन, देन क्लोरीन 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 एंड से क्लोरीन। ये सारे क्या कौन से बॉन्ड बन गए हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स। पर सर इस बॉन्ड मतलब जब हम ये दिखाएंगे तब हमें हम बगल में इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ते हैं। कहाँ पर, जैसे क्लोरीन के 7 है, उसमें तो 1 1
कर दिया, तो बाकी जो लोन पेयर बची 3 लोन पेयर बची उसकी अच्छा हाँ, नहीं वो नहीं शो करोगे तो चलेगा। अगेन उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, डिपेंड ऑन दैट। अगर ऐसा पूछा है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, देन यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस। अगर वो बोल रहे हैं कि बॉन्ड स्ट्रक्चर बताओ, देन डायरेक्टली बॉन्ड यू कैन शो, तुम दोनों दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, बट अगर ऐसा स्पेसिफिकली पूछे शो, ऐसे होता है क्वेश्चन, ऐसे होता है, स्पेसिफिकली पूछते हैं कि ड्रॉ बॉन्ड स्ट्रक्चर विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे, तो अब स्टूडेंट कंफ्यूज कि भाई ये विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। कुछ नहीं, जो बाकी है वो लिख देना। अंडरस्टूड? तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, करेक्ट। ओके, तो ऐसे हमें डिस्कस करना है। एक बात रह गई बताने के लिए कि ये जो कहाँ गया, H2O की ही बात करनी थी। यस, ओके, जो यहाँ पर है H2O में जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है उसकी बात करनी थी। हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली अभी आगे जाके आएगा, अभी नहीं है, बट अभी उसका इंपॉर्टेंस है। इसीलिए क्या है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब क्या, ये लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसमें। तो देखो H का ये इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली है कौन से ब्लॉक का, ओके, S ब्लॉक का है, मतलब उसकी जो sp-df हमारी ऑर्बिट्स है उसमें से S वाला है, तो ये S वाला है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी S वाला है, लेकिन इसने जो शेयरिंग किए हुए है, ये जो भी है, ओके, तो वो जो शेयर किए हुए जनरली P वाले हैं, ओके, पीछे वाले ही होते हैं, लास्ट वाले, ओके। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, एक S है और 3 P है, सो से sp3, ओके। क्यों 3 P, px, py एंड pz, उस सेंस में P, यहां पर मत देखना कि p4 है, लाइक दैट, ओके। P की 3 ही होती है, दैट इज px, py एंड pz, ओके। अगर सिर्फ यहां पर, वहां पे हम देखेंगे डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन होता है, से sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, देन dsp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, dsp2, तो मतलब पहले D आ गया, फिर S, फिर P, ओके, लाइक दैट। वी विल डिस्कस इन डिटेल, बट यहाँ पर ये डिस्कस करना जरूरी था क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो एंगल ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर एंगल कम है, ओके। ऐसा भी क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछ रहे हैं, उल्टा कान पकड़ रहे हैं, क्या कि दो H2O इज हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, the angle between the hydrogen or oxygen hydrogen is 104.5 degree. Why? ओके, तो तुम्हें आंसर तो वही लिखना है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वाला, लेकिन पूछने का तरीका बदल गया है। क्यों? क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो एंगल इतना नहीं होता है, लेकिन इतना क्यों है, रीजन, आंसर वही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है, ओके। सो दैट वी हैव टू डिस्कस, दैट्स व्हाई हम वापस यहाँ आए हैं। अंडरस्टूड? ओके। और दूसरी एक बात जो बतानी थी वो जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में रह रहे हैं, ओके, और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनका नंबर भी पूछते हैं नीट में। जस्ट इमेजिन, नीट में भी ऐसा इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, ओके। क्यों? क्योंकि पूछने का तरीका ऐसा होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि दो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज हैपनिंग इन H2O मॉलिक्यूल्स, इट्स एंगल इज 104.5 डिग्री। हमने क्यों यहाँ पे कनेक्ट किया है sp3 हाइब्रिडाइजेशन? कुछ नहीं, तुम्हारा आंसर वही है कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से उनका एंगल जो है वो कम हो जाता है। वो आंसर तुम्हारा यही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया है। सो मतलब हमें समझना पड़ेगा कि कौन कौन से वे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो बात कर रहा था मैं यहाँ पर, तो नीट में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कौन सा, कि पर्टिकुलर ये कंपाउंड गिवन है, ओके, इनके बीच में बॉन्डिंग है। टेल दैट हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर और से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके सिर्फ हमें नंबर बताने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ओके। सो दैट थिंग वी विल डिस्कस अगेन व्हेनेवर वी विल डिस्कस, मतलब जब नीट के बारे में और डिस्कस करेंगे तब, मतलब जो बीच में आएगा, जैसे मैंने ये बता दिया कि ऐसा क्वेश्चन आता है,
ओके सो बी प्रिपेयर, जैसे कि अभी मैं तुम्हें आगे जाके एक के लिए दे दूंगा, मैंने तुम्हारे लिए लिखा है लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। ओके तो वो आ रहा है तभी पूछता हूँ मैं तुम्हें। ओके सो ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगेन जैसे पहले बताया कि क्लोरीन के जगह अगर हाइड्रोजन होगा तो वो मीथेन बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। और जो हम 10th में ड्रॉ करते थे ओके मीथेन को, तो ये H H H H तो ये बन गया CH4। अंडरस्टूड? ओके सो ये CH4 बन गया। नाउ वी हैव टू सी दी CO2। ओके CO2 क्या डिफरेंस है? देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने क्लोरीन डिस्कस किया, हमने वाटर डिस्कस किया। हाँ करेक्ट। ओके हमने क्लोरीन डिस्कस किया, हमने वाटर डिस्कस किया, हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड डिस्कस किया और उसी के जैसा होगा मीथेन भी। ओके तो मीथेन हमने ड्रॉ नहीं किया है लाइक दिस डॉट स्ट्रक्चर, बट मीथेन भी उसके जैसा बनेगा। अब हम CO2 की बात कर रहे हैं, तो CO2 में अगर हम लिखे कार्बन के लिए, तो कार्बन के लिए हम लिख सकते हैं से 1s2 2s2 2p2, और वैसे ही ऑक्सीजन के लिए लिख सकते हैं हम 1s2 2s2 and 2p4। तो अगर हम बनाए तो क्या होगा, से यहाँ पर कार्बन है तो उसकी कितनी है भाई, 4 है। ओके कितने कार्बन के मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 है। ओके तो सपोज मैंने यहाँ पर 2 बना दिए और यहाँ पर 2 बना दिए, एंड ऑक्सीजन कितना है, ये रहा एक ऑक्सीजन, और सपोज यहाँ पर है दूसरा ऑक्सीजन। यस करेक्ट। सो ऑक्सीजन के कितने हैं, से 2 + 4 दैट इज 6 है। तो सपोज मैंने यहाँ 2 बनाए, यहाँ 2 बनाए और यहाँ 2 बनाए, तो टोटल 6 हो गए, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। सो अब होगा क्या कि ये 6 तो है ही, ये 2 ले लेगा। ओके तो एक्चुअली होगा क्या कि ये जो O है, ये इलेक्ट्रॉन है, वो ये इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर बनाएगा। ओके और ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर बनाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएंगे लाइक दिस। ओके ये क्या हो गया है, डबल बॉन्ड। ओके वैसे ही दूसरी साइड भी सेम ही होगा, ये इलेक्ट्रॉन अगेन एंड दिस इलेक्ट्रॉन अगेन, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बना। तो एक्चुअली हम CO2 को कैसे लिखते हैं, OCO। ओके डबल बॉन्ड बनता है, तो CO2 का भी डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाता है। ओके तो ऐसे ही हमें करना है। ओके हाँ N2 का भी पूछा जाता है। यस दैट वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट टू नेक्स्ट। ओके सो अभी हमें बात करनी है से इथीन की। चलो बताओ इथीन का फॉर्मूला, क्लास में याद है? हाँ C2H एक मिनट ना, क्लास 10 इथीन C2H2 श्योर, C2H2 मुझे शायद गलत लग रहा है। इथिन का फॉर्मूला सर वो है ना CnH2n2 क्या क्या क्या, इथिन का फॉर्मूला है ना CnH2n-2। तो इथेन का क्या है, इथिन का तो CN2n ही है। 2n तक है, मतलब CnH2n। हाँ वो और इथेन इथाइन का +2 लग जाएगा। हाँ मैं क्या बोल रहे हो यार तुम लोग, मुझे कंफ्यूज कर दोगे। आपने सिखाया अरे मैंने ये नहीं सिखाया। सर आपने तो गलत मुझे कंफ्यूज कर दिया। पहले क्या आता है, सैचुरेटेड कौन सा है, इथेन इथीन या इथाइन? इथेन है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n। CnH2n। गलत, CnH2n + 2 है। जो बोल रहे हो वही आगे पीछे हो गया। आगे पीछे के एकदम ऊपर नीचे कर दिया। तो सपोज ये हो गया है 2, तो यहाँ पे 2, देन 2 2 = 4 + 2, तो ये बन गया है C2H6। ओके तो ये बना है इथेन। समझ में आया? मैंने बताया था, 10th की बात कर रहा हूँ, आप इन्हें पढ़ाया बोल रहे हो। मैंने बताया था पहले +2 आता है, फिर उसमें से -2 करना है तो CnH2n, फिर वापस उसमें से -2 करना है तो CnH2n -2।
ओके सो इथेन एंड से इथाइन इथिन का तो -2 होता है ना। हाँ। ओके सो यहाँ पर आता है, ये गलती है, CnH2n आता है, तो कितना होगा C2H4, दिस इज इथीन, ये है इथीन। ओके एंड इथाइन, इथाइन, ओके तो इथाइन के लिए है CnH2n-2, कोई बात नहीं, 1 साल हो गया है, बट अभी पक्का कर लो। रिवाइज कर ले। हाँ, इथेन, इथीन, इथाइन, तो CnH2n+2, CnH2n एंड CnH2n-2, -2 करते जाओ। ओके और सैचुरेटेड है इथेन एंड अनसैचुरेटेड है इथीन एंड इथाइन। इथीन में डबल बॉन्ड होते हैं और इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। यस ओके तो हम बात कर रहे हैं किसकी, इथीन। ओके तो इथीन का फॉर्मूला अभी हमने ये निकाला। ओके कहां से, CN कहां गया इसका फॉर्मूला, ये रहा CnH2n। ओके तो CnH2n, ये इसको अभी गोली मारो, ये सही है, और ये क्या था, इथेन, ये भी सही है। ओके सो C2H4 ये फॉर्मूला है, क्यों, क्योंकि इथेन, ईथ मतलब N=2, तो C2H2 तो C2H4। ओके अब उसके लिए हम लिखे सो से कार्बन एंड कार्बन, नाम से हमें तो पता ही है इसलिए हम डबल बॉन्ड ही बना रहे हैं। सो कार्बन कार्बन, तो कार्बन के कितने, 6 थोड़ी। ओके पहले लिखो इसीलिए कंफ्यूजन ना हो, 1s2 2s2 2p2 एंड कौन है, हाइड्रोजन 1s1। सो कार्बन है उसके है 4 है, तो हम कैसे लिखेंगे से 1 2 3 4 3 4 3 4। ओके सो 1 2 3 4 1 2 3 4। और हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के हैं 1s1, मतलब एक हाइड्रोजन है, तो कितना है, एक ही हाइड्रोजन। हाँ तो हमारा फॉर्मूला क्या है, C2H4 है हमारे पास। सो ये तो डबल बॉन्ड में जाएंगे, बाकी वो ये डबल बॉन्ड में जाएंगे, ये लोग एक एक बॉन्ड में आएंगे, तो हम इसको वैसा ही है लेकिन दिखाने का तरीका थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। ये इसके 4 थे, तो 4 हम कैसे दिखा रहे हैं, पहले यहाँ भी रब कर लेने दो। हाँ तो 4 कैसे दिखा रहे हैं, 1 2 एंड 3 एंड 4, 1 2 3 एंड से 4। तो होगा क्या कि यहाँ पर मैंने H लिखा, ओके यहाँ पर भी H लिखा, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H। अब H के जो एक एक है वो लिख लो, तो ये एक, इसका भी ये एक, ये एक, तो होगा क्या, नाउ से ये जो 1 है, okay, हाँ, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ये 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर देगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ये दूसरे 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर देगा, तो यहाँ पे एक्चुअली बन जाएगा डबल बॉन्ड। ओके एंड देन यहाँ पर बनेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, तो ये बन गया हमारा CH4। और डायरेक्टली बॉन्ड स्ट्रक्चर लिखना हो तो C डबल बॉन्ड C से H H H एंड से H, तो C2H4 इथीन, ये भी पूछा जाता है। डन। ओके नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी दैट नाइट्रोजन का केस। ओके डन, ये जाने दो आगे। ओके सो नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट हम लेते हैं नाइट्रोजन का केस, थोड़ा ओके N2 नाइट्रोजन का केस लेते हैं। तो नाइट्रोजन क्या है, इसे यहाँ पर है नाइट्रोजन N, तो N मतलब क्या है 7, तो 1s2 2s2 एंड 2p3। ओके तो 4 and 3 7 हो गया है। सो अब जो नाइट्रोजन है इसके पास हम 3 बॉन्ड्स बनाता है, 1 2 and 3 and 4 5, टोटल कितने हैं 2 + 3 5, और दूसरा है ये N 1 2 3 4 and 5। तो होगा क्या कि ये 5 तो है और कितने चाहिए उसको, ये 3, तो ये यहाँ पे बॉन्ड बना देगा 1 2 और से 3। ओके तो 3 बॉन्ड्स बना देगा 1 2 and 3, एंड वो कंसीडर क्या करना है, मतलब ये टोटल 6 7 8, तो ये उसका कोवेलेंट स्ट्रक्चर हो गया ये दूसरे का। तो मतलब कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन लाइक दिस।
नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन भी ऊपर है उसके सिर पर। ओके, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यस, सो यही है नीट का क्वेश्चन। इन 1 molecule ऑफ नाइट्रोजन, इन 1 molecule of nitrogen, how many lone pair of electrons are there and how many bond pair of electrons are there? ये नीट का क्वेश्चन था। चलो बताओ। लॉन पैड तो 2 है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी है? 2 है ना। ओके, एंड बॉन्ड पैड 3 हो जाएंगे। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3। 3। यस, करेक्ट। ओके, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स याद रखते हैं, याद नहीं रखना है, चेक करना है, समझना है। ओके, और ऐसे देखो ये टफ क्वेश्चन था क्या? एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एकदम मतलब नीट, हम ऐसा बोले कि नीट के लेवल का नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है नीट के लेवल का नहीं है। नीट मतलब नीट और जेडबलई को तुम ऐसे मत जस्ट लाइक समथिंग लाइक इम्पॉसिबल जैसा या फिर बहुत ज्यादा बेंचमार्क, उसको इतनी वैल्यू मत दे दो कि तुम अपनी वैल्यू भूल जाओ। ओके, इट इज रीचेबल टू यू, यू कैन डू, यू कैन अचीव दैट। ओके, मतलब तुम उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू मत कर देना कि तुम खुद को डी वैल्यू कर दो, ये नहीं यार अपने से नहीं होगा, ऐसा कुछ है नहीं, सब कही सुनाई बातें हैं। ओके, तो एक स्टूडेंट सपोज 15 घंटे पढ़ रहा है और फिर वो नीट में टॉप मार रहा है, जरूरी नहीं है कि तुम्हें भी टॉप मारने के लिए 15 घंटे पढ़ने पड़े। शायद तुम्हें 18 घंटे भी पढ़ने पड़े और शायद तुम्हें 12 घंटे भी पढ़ने पड़े। ओके, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स, सो डोंट टेक इन दैट वे कि क्या मतलब बहुत टफ होता है एंड ऑल, ऐसा कुछ इजी ही है, अच्छे से करो तो सब कुछ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए मैं बता रहा था अभी थोड़े 5-10 मिनट पहले कि जब आएगा तब पूछूंगा, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जैसे ऐसे क्वेश्चन ध्यान में आएंगे तो मैं जैसे लास्ट चैप्टर में भी बताया था, ये चैप्टर में भी बता रहा हूँ, फिजिक्स में भी वही सेम चीज कि मैं बताते जाऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन नीट में और जेडबलई में और पर्टिकुलरली बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं। अंडरस्टूड? ओके, तो ये था हमारा नाइट्रोजन। और अब लास्टली हमें बात करनी है इथाइन की। अब तुम लोग बताओ इथाइन का फॉर्मूला। CnH2 हाँ, तो वो डायरेक्ट डाल के बताओ क्या करना है, इथाइन बताना है कि हाँ। C2H2 C2H2, तो 2 डालेंगे तो C2, यहाँ पे 2 2 4, 4 - 2 2, तो कितना हो गया C2H2। तो इथाइन है, हमने पहले ही बताया, इथेन, इथिन, इथाइन, तो इथाइन में कितने बॉन्ड आएंगे? ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, से ये कार्बन, देन से 1 2 3, 1 2 3, और एक्चुअली कार्बन के कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए, तो यहाँ पर 4 और से यहाँ पर 4, एंड देन हाइड्रोजन 2, सो यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन लिख लिया और यहाँ पर भी मैंने एक हाइड्रोजन लिख लिया, हाइड्रोजन का भी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 1 है। सो अगर हमें बनानी हो बॉन्ड तो यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ दूसरा बॉन्ड, यहाँ तीसरा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बनेंगे, एंड देन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेंगे। बट सारे के सारे बॉन्ड, ओके, इसमें कौन से बॉन्ड कोवेलेंट है और कौन से बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है? बताओ चलो, इसमें कौन से कोवेलेंट बॉन्ड है और कौन से आयनिक बॉन्ड है? सारे ही कोवेलेंट बॉन्ड हैं। हाँ, ऐसा क्वेश्चन भी पूछेंगे कंफ्यूज करने के लिए और तुम सोचते ही रह जाओगे सारे ही कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है ही नहीं इसमें। ओके, हाँ, तो सारे ही शेयरिंग कर रहे हैं तो यहाँ सोचना ही नहीं था। ओके, सो नहीं, ये भी ये मतलब जस्ट गिविंग एग्जांपल के ऐसा भी पूछ लेंगे और हम सोचते रहेंगे कि इसमें करे क्या, लेकिन करना कुछ नहीं है, उन्होंने ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है। ओके, मतलब कि वो था ना एक, कौन था कि
एक मतलब एक स्कूल है और सब कुछ अच्छे से चल रहा था और स्कूल में फटाफट आग लगी, तो कॉल किया और फिर 2 एम्बुलेंस आई, एक रेड कलर की और एक ब्लू कलर की। तो कौन सी एम्बुलेंस ने वो फायर को एक्सटिंग्विश किया होगा? रेड वाली। रेड वाली ने या ब्लू वाली? रेड वाली पक्का? एम्बुलेंस फायर एक्सटिंग्विशर का काम नहीं करती। ओके, तो हम ऐसे सोचने लगते हैं कि हाँ ये अरे एम्बुलेंस क्यों, एम्बुलेंस थोड़ी आग बुझाएगी, वो तो काम खत्म हो जाए सब तक लेके जाएगी फिर। ओके, तो इट्स लाइक दैट। ओके, तो ऐसा बहुत घुमा फिराते हैं। ओके, चलो, ये जो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर बनाते हैं ना, वो भी ऐसे टफ टाइम से गुजर के बनते हैं कुछ। अब वो जो जूनियर्स है मतलब तुम लोग फिर बोलेंगे हम क्यों अकेले झेले। तो वो और ट्रिकी बना देते हैं, क्योंकि नई जनरेशन तो ट्रिकी करने में मतलब पावरफुल है, ज्यादा इंटेलिजेंट है ट्रिकी करने में, तो वो और ट्रिकी बना देते हैं। अच्छा चलो, अब दूसरी एक बात बतानी थी कि जब भी बॉन्ड बनता है तो पहला जो बॉन्ड आगे डिटेल में आने वाला है, बट अभी जितना जरूरी है उतना बता रहा हूं कि अगर जो पहला बॉन्ड बनता है दैट फर्स्ट बॉन्ड विल बी ऑलवेज से, जिसका नाम है सिग्मा बॉन्ड। क्या नाम है? बॉन्ड का नाम है सिग्मा बॉन्ड। ओके, इट इज जस्ट अ नेम, सिग्मा बॉन्ड। और उसके हाँ जरूरी है, आगे हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में देखेंगे। तो फर्स्ट बॉन्ड जो भी बनेगा 2 एलिमेंट के बीच में, दैट विल बी से सिग्मा बॉन्ड। और कब कहाँ की बात कर रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट बॉन्ड विल बी ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस सेकेंड बॉन्ड, और सेकेंड क्या, उसकी फर्स्ट के बाद जितने भी बॉन्ड बने वो सारे ही बॉन्ड का नाम है पाई बॉन्ड। ओके, पहले का नाम है सिग्मा बॉन्ड और दूसरे मतलब बाकी सारे का नाम क्या है? पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड जितने भी हो, तो ये सिग्मा है बीच वाला, ये ऊपर वाला पाई है, ये नीचे वाला भी कौन सा है? से पहला वाला सिग्मा। हाँ करेक्ट, पहला वाला सिग्मा है। तो फिर मैंने तो बोला बीच वाला सिग्मा है। दिस इज द कन्वेंशन व्हाट वी यूज्ड फ्रॉम इयर्स। ओके, कि नाइट्रोजन पहला एक बॉन्ड बनेगा, सो दिस इज से सिग्मा। फिर दूसरा बॉन्ड बना, सो दिस इज से पाई। ऊपर वाला अगर हम सिग्मा बोल दे तो नहीं, वही तो कन्वेंशन है, वैसे गलत नहीं होगा वो। ओके, बट कन्वेंशन मतलब जो हम यूज टू है। ओके, यूज टू जैसे नहीं होते कन्वेंशनल सिग्नल्स कि भाई जैसे वो खोपड़ी बनाई हुई हो तो मतलब हम स्कल हो तो हम क्या सोचते हैं भाई डेंजर है और से इलेक्ट्रिसिटी हायर वोल्टेज जा रहा होगा, ये सब हम बोल रहे हैं, तो कन्वेंशन है। वैसे ही जो फर्स्ट वाला सिग्मा होता है, बट फर्स्ट वाला जनरली हम बीच में ही लिखते हैं, चाहे फिर डबल बॉन्ड में तो बीच जैसा कुछ होता ही नहीं है, ऊपर लिखो नीचे लिखो, बट जनरली फर्स्ट वाला जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है, बाकी सारे पाई होते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड के केस में हम जो बीच वाला होता है वही फर्स्ट बना था और वही सिग्मा है, उसके ऊपर और नीचे पाई लिखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन सही था, बट ये कन्वेंशन है कि फर्स्ट वाला है तो फिर पहला सिग्मा और नीचे 2 पाई लिख सकते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन हम ऐसा लिखते नहीं है, कन्वेंशनली ऐसा ही चल रहा है। ओके, सो और दूसरी एक बात, सिग्मा बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ओके, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एंड जो पाई बॉन्ड है दैट इज द वीक बॉन्ड। ओके, सो सिग्मा बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और जो पाई बॉन्ड है दैट इज द वीक बॉन्ड। एंड कभी भी अगर बॉन्ड टूटे, हमने एनर्जी दी और क्या होगा? बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब भी बॉन्ड टूटेगा तो कौन सा टूटेगा? पहले वीक वाला टूटेगा, करेक्ट। तो कौन सा टूटेगा? पाई बॉन्ड टूटेगा। तो whenever the bond will break, then the pi bond will break first and lastly sigma bond will break. Okay, so these informations are necessary, that's why we have discussed. Okay, so कोवेलेंट बॉन्ड का सब कुछ आज तक हम मतलब आज हमने
जो जो देखा सब कुछ याद रह गया। देखो ये सब है ही पहले से। सबसे पहले हमने क्लोरीन देखा, एक जो कोवेलेंट बॉन्ड में तो आएगा, हाँ रिपल्शन तो आएगा नहीं कोवेलेंट अभी इस टॉपिक में। इस टॉपिक में नहीं आएगा, बट यही चैप्टर में पीछे हाँ, आएगा। वो तो हाँ यस, कोवेलेंट में ये नहीं आएगा, बट मैंने इसलिए बताया क्योंकि H2O ही हम डिस्कस कर रहे थे, हाँ, और साथ साथ में तुम्हें नंबर याद रह जाए अभी से, एक एक मार्क के लिए बहुत बार पूछा जाता है ये। ओके, सो इसीलिए मैंने बता दिया। ओके, अदरवाइज वो पीछे आएगा ही, स्ट्रक्चर जो बनाने का केस है उसमें पीछे आएगा ही, तुम देख सकते हो पीछे सारे स्ट्रक्चर्स गिवन हैं चैप्टर के एंड तक जाते जाते। बट हमने पहले क्लोरीन डिस्कस किया जहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। देन वी हैव डिस्कस्ड H2O जहां पे H3 हाइब्रिडाइजेशन है, फिर भी कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड बनता है जिनका एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए, लेकिन नहीं होता ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फोर्सेस, एंड वो हो जाता है 104.5 डिग्री। तो ये सिंगल बॉन्ड के केस हमने देखे। देन कार्बन टेट्राक्लोराइड का सिंगल बॉन्ड का केस देखा। देन कार्बन से मीथेन का CH4 का हम बोल रहे हैं कि इसका भी किसके जैसा होगा, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसी के जैसे, क्लोरीन के जगह हम डाल देंगे H, लेकिन ऐसा नहीं, देखो ये फिर दिमाग लगाओ, क्लोरीन की जगह H डाल देंगे तो फिर ये एक ही लिखना है, ये बाकी वो 6 मत लिख देना। ओके हाँ, सो दैट इज हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड और मीथेन देखा। तो क्लोरीन, वाटर, देन कार्बन टेट्राक्लोराइड 3 पकड़ लो और 4 पकड़ना हो तो से मीथेन ऑल्सो। देन डबल बॉन्ड का केस, तो डबल बॉन्ड में हमने CO2 कैसे ड्रॉ करते हैं और डबल बॉन्ड कैसे बनता है वो देखा। कहाँ गया ये रहा, यहीं पे है। ओके, CO2, तो CO2 हमने देखा। CO2 के बाद हमने इथीन देखा, और इथीन में हमने थोड़ा बहुत रिवाइज भी कर लिया। ओके, कि डबल बॉन्ड होता है इथीन में, सिंगल बॉन्ड होता है इथेन में, और ट्रिपल बॉन्ड होता है इथाइन में। ओके, और उसके तीनों के जनरल फॉर्मूलाज भी देख लिए, CnH2n CnH2n +2 इथेन, CnH2n इथीन, CnH2n -2 इथाइन। ओके, एंड देन हमने इथीन का फॉर्मूला, इथीन का डॉट स्ट्रक्चर बनाया, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया। इट विल लुक लाइक दिस। ओके, अच्छे से छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए। एंड इथीन डबल बॉन्ड में हमने CO2 देखा और इथीन देखा, 2 देखे, याद रखो ये सारी न्यूमेरिकल्स, ये मतलब ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग। सम एक्स्ट्रास आर आल्सो देयर फ्रॉम योर बुक, ओके, डिफरेंट फ्रॉम योर बुक। सो इथीन डबल बॉन्ड का केस, CO2 डबल बॉन्ड का केस, देन कम्स ट्रिपल बॉन्ड। सो हमने नाइट्रोजन डिस्कस किया ट्रिपल बॉन्ड में, एंड देन लास्टली वी हैव डिस्कस्ड इथाइन, दैट इज आल्सो इन ट्रिपल बॉन्ड, C2H2। ओके, सो इथाइन का केस। एंड देन हमने बॉन्ड की बात की, तो जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बनेगा, और जो उसके बाद जितने भी बनेंगे वो सारे पाई बॉन्ड बनेंगे। सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। अगर कभी बॉन्ड टूटने की नौबत आती है तो पहले वीक बॉन्ड दैट इज पाई बॉन्ड टूटेगा, देन लास्टली टूटेगा कौन, सिग्मा। अंडरस्टूड? ओके, और जो आ गया इथाइन, ये रहा। ओके, तो ये H को मैंने यहाँ लिखा है, बट से ये H यहाँ पर है, एज्यूम करो क्या है, यहाँ पे ही बना दो। ओके, ये तो यहाँ पे नहीं है, ऐसा समझो, दिस इज नॉट देयर, ऐसे H है। ओके, तो H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, बॉन्ड H, इसको लीनियर कंस्ट्रक्शन भी बोला जाता है। ओके, तो तुम्हें 1 मार्क में पूछा जाए अगर, क्यों, क्योंकि देखो इसको H यहाँ पर है तो तुम यहाँ लिख सकते हो, लेकिन अगर 2 होते तो तुम एक यहाँ लेते, दूसरा तो कहीं डालना ही पड़ता, तो वो लीनियर नहीं होता। ओके, एक है तो तुम यहाँ 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 कहीं भी रख सकते हो, तो तुम लीनियर बना सकते हो। सो अगर कोई पूछे, मतलब तुम्हें एग्जाम में या कहीं पर भी ऐसा पूछे कि लीनियर स्ट्रक्चर बताओ जिसमें ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूडेड हो, लीनियर मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन और से स्ट्रक्चर, लीनियर मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन और लीनियर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो उस केस में तुम्हें ड्रॉ करना है इथाइन का केस। नाइट्रोजन करोगे तो गलत हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड तो आ गए लेकिन लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, सो हमें इथाइन का केस, ये अगेन नीट का क्वेश्चन है। ओके, जो मैं अभी बोला वो, सो लीनियर डॉट molecular structure और से linear dot molecular construction, ओके, ड्रॉ।
तो उसके लिए हमें इथाइन ड्रॉ करना है। ओके, क्योंकि ये देखो एक ऐसी सीधी लाइन बनती है। ओके, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लीनियर स्ट्रक्चर। ओके, ये केस भी ये क्वेश्चन भी फ्रॉम दी नीट। ओके, तो ये मुझे यहाँ नोट्स में भी लिख देना पड़ेगा। वैसे तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा, बट शायद मैं भूल जाऊँ और तुम्हें बताना रह जाए। ओके, बट समझ में आ गया, अंडरस्टूड। ओके, सो दैट्स इट। आज हमें इतना देखना है। आगे यही चीज तुम्हें बुक में से पढ़नी है। कल वाला पढ़ लिया बुक में से? सबने पढ़ लिया? चिराग? हाँ, अरे चिराग, ये तुम्हारी जब से आंख आई थी तब से तुम अभी रेगुलर नहीं हुए। चलो, अभी तो उसको कितने 10 दिन हो गए, तो रेगुलर हो जाओ। अभी मैथ्स आएगा तो मैथ्स का सब कुछ कंप्लीट करके देने वाले हो तुम, याद है ना? हाँ, तो ये रहा देखो, C2H2। ओके, दैट इज द लीनियर स्ट्रक्चर। ओके, तो ये पूरा हमें इसमें से भी पढ़ लेना है। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड। और ये अगेन याद रखना ईयर। ओके, लैंगम्यूर दैट इज 1919 रिफाइंड दी। हाँ, ये चीज रह गई, अभी डिस्कस कर लेते। देखो बुक खोला तो याद आ गया क्या बात है। ओके, एक्चुअली लुइस ने बोला था, ओके, कोवेलेंट में ही ये आता है। एक्चुअली लुइस ने क्या बोला था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है, उसको हम क्यूब के 8 कॉर्नर्स में सेटल करेंगे। और अगर क्यूब के सारे 8 कॉर्नर्स पर इलेक्ट्रॉन है, then you can say that particular element is say stable। वो तो बताया था, लेकिन इसका नहीं बताया था। that is stable, okay, otherwise it is not stable। ये लुइस ने बोला था। अब लैंगम्यूर आया। ओके, लैंगम्यूर वो आया कब? 3 साल बाद। 1916 का था वो केस, दोनों का, कॉसेल लुइस का। 1919 में लैंगम्यूर आया और लुइस को बोला, ओ भाई साहब, तुम ये क्या ऑक्टेट कंप्लीट करने की बात कर रहे हो? ओके, हीलियम में तो ऑक्टेट जैसा कुछ है ही नहीं, और क्या ये तुम क्यूब और 8 कॉर्नर्स पे डालना है, ये वो तुम जो बोल रहे हो मैं वही चीज बता रहा हूं, लेकिन थोड़े अच्छे वर्ड्स में। ओके, तो उन्होंने बोल दिया, उन्होंने नाम दिया कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो दे विल शेयर द इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ओके, देखो, और वो कोवैलेंट बॉन्ड है। दे विल शेयर द इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ओके, तो वो क्या हो गया? कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। तो वो भाई भी तो वही बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स 8 कॉर्नर्स पे आ जाएंगे एंड दे विल कंप्लीट द ऑक्टेट। वही चीज है, लेकिन एक अच्छे वे में कि भाई उसको एक पर्टिकुलर बॉन्ड का नाम दे दिया। ओके, तो ये बॉन्ड का नाम कब दिया था? देखो, लैंगम्यूर रिफाइंड द लुइस पोस्टुलेशंस बाय abandoning the idea of stationary cubical arrangement of the octet। मतलब वो क्यूबिकल अरेंजमेंट, 8 कॉर्नर, ये तुम जाओ यार, ये सब क्या कितना कॉम्प्लिकेटेड बता रहे हो, सिंपल चीज रखो ना, कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। वैसा उसने बोला लुइस को, और फिर लुइस ने भी बोला हाँ ठीक है, तुम्हारी बात तो सही है, लाइक दैट। एंड बाय इंट्रोड्यूसिंग द टर्म कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसने कोवेलेंट बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया लैंगम्यूर ने। 1919 एक मार्क में आ सकता है। The Lewis-Langmuir theory can be understood by considering the formation of chlorine, chlorine atom। ये सब जो हमने फिर आज पढ़ा वही सब है, लेकिन ये उसका नाम कैसे आया, वो मैंने नाम कैसे आया वो तो तुम्हें बताया कि मीनिंग क्या है, को मतलब एंड देन वैलेंट मतलब, दैट इज देयर। बट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नाम किसने टॉस किया? ओके, हु टॉस द नेम, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। तो लैंगम्यूर ने ये नाम लाए थे, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। ईयर भी पूछा जा सकता है इन 1919। तो 1916 में कॉसेल लुइस और फिर 1919 में लैंगम्यूर। ओके, और उनके दोनों की थियरी, मतलब देखो, उसको सरासर ऐसे नहीं बोल दिया कि तुम जो भी बोल रहे हो सब कुछ झूठ है, ऐसा नहीं बोला। किसने? लैंगम्यूर ने लुइस को ऐसा नहीं बोला तुम जो भी बोल रहे हो सब कुछ झूठ है यार, क्या बोल रहे हो, नॉट लाइक दैट। उन्होंने जो बोला वो थियरी को यूज कर रहे हैं, बट उनकी जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वाली टर्मिनोलॉजी है उसको थोड़ी सिंपल टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट किया। इसीलिए नाम तो दोनों का ही लिया जाता है साथ में, डबल एल, लुइस लैंगम्यूर। ओके, थियरी तो वही कोवैलेंट बॉन्ड की ये उनकी थियरी है। सारे एग्जांपल्स जो जो हमने देखे, देखो क्लोरीन का है,
ये वाटर का भी है, बट वाटर का हमने मॉलिक्यूलर वाला भी देख लिया। देन कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसमें फिर वापस मीथेन भी उसमें आ जाएगा। ओके, द डॉट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन, सच स्ट्रक्चर्स आर रेफर्ड टू एज अ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसी को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड 1 मार्क में ऐसे पूछे जाता है, ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस लाइक दैट। देन when two atoms share one electron pair, they are said to be joined by a single covalent bond. We have multiple bonds between the atoms. Yes. Then यहां पर देखो, ये क्या है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड डबल बॉन्ड। देन हमने देखा है इथीन का केस, C2H4 इथीन का केस। तो ये देखो ऐसे 4 आ गए हैं, तो ऐसे उनका अगेन ये भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंगल वाइज हमें आगे जाकर देखना है। देन व्हेन कंबाइनिंग द एटॉम्स शेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एज इन द केस ऑफ 2 नाइट्रोजन एटॉम्स 3, ओके, एंड 2 कार्बन एटॉम्स इन द इथाइन मॉलिक्यूल, अ ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का कंसेप्ट दिखाया गया है। देखो अब यहाँ पर कहीं पर भी वो केस नहीं है। कौन सा? सपोज मैंने जो लोन पेयर वाला तुम्हें क्वेश्चन पूछा था, और सपोज लीनियर डॉट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन, तो वैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसी में से ऐसे बनाकर क्वेश्चन पूछ देंगे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुम चिंता मत करो कि कुछ नया उठा के नहीं ले आएंगे, बट एटलीस्ट जो प्रीवियसली पूछा गया है, ओके, वो हमें ध्यान में रहना चाहिए। एंड लॉजिकली, इसीलिए तो नीट, JEE वो सारी एग्जाम क्या होती है, तुम्हें बहुत ज्यादा लॉजिक यूज करना पड़ेगा। कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन भी अगर रिपीट हुआ, कंसेप्ट तो ऑलवेज रिपीट, ओके, बट ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ ऐसे लीनियर मॉलिक्यूलर डॉट स्ट्रक्चर, जिसका आंसर ABCD में से तुम्हें कौन सा चूज करना है, इथाइन वाला, लेकिन उसका पूछने का तरीका बदल देंगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन है। ओके, तब लॉजिक लगाना है कि हाँ लीनियर वाला केस चैप्टर 4 वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ओके, लाइक दैट। सो वैसे याद आ जाना चाहिए। एंड अगेन 11th का भी 12th का भी देखो, होता क्या है कि नीट में, JEE में 12th का ज्यादा पूछते हैं, 12th का ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि स्टूडेंट भी 12th में ही मेन कंटेक्स्ट जो है ना, ये सब भी मेन है, लेकिन वो उससे भी ज्यादा डीप जाने वाला है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो। तो ये बेसिक क्लियर होगा ना, जिसका देखो 11th क्लियर है ना, 12th में उसको तकलीफ ही नहीं होती, इजीली वो स्कोरिंग मार्क्स लाता है इजीली। ओके, जिसका 11th क्लियर हो। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो मस्ती में ले लेते हैं 11th को। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मतलब मस्ती में मतलब क्या, जस्ट ऐसे वो 9 तक हम कैसे पढ़ते थे, ओके, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं, खेलने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ये वो, नॉट लाइक दैट। अब तुम्हारी एक सीरियस स्टूडियस स्टूडेंट होता है ना, स्टूडियस, बहुत ही ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट, सबको साइंस लिया है तो करना पड़ेगा। ओके, तो वैसे बनना पड़ेगा। अगेन ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर साइंस लिया है तो क्या जिंदगी भर ऐसे ही पढ़ते रहे, नॉट लाइक दैट, बट ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, यहाँ पर तुम्हें अपना इनपुट देना पड़ेगा। आफ्टर दैट द टाइम विल कम जहां पर तुम्हें इतना ज्यादा लोड भी नहीं रहेगा, रिलैक्सिंग भी रहेगा कॉलेज लाइफ में, आगे जाके रिसर्च में, मास्टर्स डिग्री में, और से जहां पर तुम जॉब कर रहे हो। अगर ग्रो करना है, यू हैव टू टेक ऑल दीज, से हम प्रॉब्लम्स तो नहीं बोलेंगे, बट से ऑब्स्टेकल्स, ओके, चैलेंजेस, ये चैलेंजेस, ये ऑब्स्टेकल्स, ये लोड, इतनी आदत नहीं है और थोड़ा ज्यादा मिल रहा है लोड, ये तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर ग्रो करना है तो। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, देन ऑल्सो लाइफ विल गो ऑन, लाइफ मे बी गो इजी ऑल्सो, ओके, इजी भी रहेगी, बट देन डोंट want or say don't have those desires of say extraordinary things, extraordinary occupations, okay, extraordinary goals। वो अगर नहीं है तो सीधी सीधी लाइफ तो जाने ही वाली है। बट अगर हमारे कुछ डिजायर्स है, ओके, जो मतलब शायद फैमिली में पहले किसी ने फुलफिल ना की, और तुम अगर पहले बनना चाहते हो वैसे डिजायर को कंप्लीट करने के लिए, देन यू हैव टू प्रिपेयर एंड यू हैव टू डू द हार्ड वर्क। ओके, सो पढ़ते जाओ, डिटेल्ड में पढ़ते जाओ, ओके, 11th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ। ओके, सो यहाँ तक रखते हैं हम, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।